Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another online session. Today we will inshallah be discussing some more concepts in evaluating your knowledge about the research methodology and how you can conclude the major streams, major knowledge, major objectives of a research into some conclusory research or some final problem formulation. So we are starting with the base headline in which we have discussed some main headings in which there was introduction, literature survey, there was a problem formulation, there were objective of the research, there was scope of the research, and there was the methodology section, and after that there was the simulation and results portion. Then afterwards it was to be ended with the conclusion and future works. Then finally we will add some references and appendix if there are any. Okay, अब हम इसको प्रॉपर शुरू करते हैं टुडे। अब मैं इस लेक्चर में I will focus on the key subjects which you have studied in BS, and we will inshallah relate these subjects into your research objectives, into your sampling designs, into your mathematical workout in the methodology section. We will inshallah be discussing all these, and we will relate with your mechanical engineering or related engineering fields. हमारे पास, मैं पहले इधर अगेन थोड़ा सा लिख देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से मेन हेडिंग्स थे, ताकि हम उसके बाद इसको फर्दर आगे कैटेगरी वाइज डिस्कस कर सकें। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक था, हमारे पास जो हेडिंग्स थी, उसमें इंट्रोडक्शन आया था सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें लिटरेचर सर्वे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ जाता है मेथडोलॉजी, और उसके बाद मेरे पास इसमें आ जाता है रिजल्ट्स का पोर्शन, रिजल्ट्स स्लैश सिमुलेशन, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंक्लूजन्स, और इसी के अंदर ही आ जाता है हमारे पास ये फ्यूचर वर्क्स भी साथ आ जाता है, फ्यूचर वर्क्स। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बेसिकली जो है ना, ये सारा जो यहाँ से है यहाँ तक हमारे पास है, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं ऑफ रीअरेंजिंग ऑफ अरेंजिंग योर डाटा। आप जो भी डाटा आप इसमें अपना जो आप सेव करते जा रहे हैं ना, वो सारा का सारा डाटा आपने इन फॉर्म्स में अपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट करने का तरीका है, और यही हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो रिपोर्ट के टॉपिक्स होते हैं। जब आप फाइनल रिपोर्ट कह लें या थीसिस कह लें, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेन हेडिंग्स होती हैं। उसके बाद फर्दर आगे जो भी हेडिंग्स होती हैं, आखिरी हमारे पास यहाँ पर रेफरेंसेस वगैरह आ जाते हैं, तो ये इसमें चीज़ें आती हैं। तो इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से आ जाती हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन से पहले समहाउ हम नोमेनक्लेचर भी यूज़ करते हैं, नोमेनक्लेचर भी हम यूज़ करते हैं, और इधर एंड पे हमारे पास ज़्यादातर अपेंडिक्सेस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्सेस भी आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास तो ये हमारे पास जो है ना, कुछ मेन हेडिंग्स हैं जिसको हमने मेजरली देखना होता है। इसके बगैर जो है ना, वो डाटा जो है ना, वो इनकम्प्लीट है। रीअरेंजिंग में वो चीज़ इनकम्प्लीट आ जाती है। अच्छा, अब मैं ना स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। अच्छा हाँ, एक इस नोमेनक्लेचर के से पहले एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाता है, ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि वो उसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो भी हम आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताते रहेंगे। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अच्छा, अब मैं एक एक करके शुरू करता हूँ और मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या आएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आपने बेसिकली समरी पेश करनी है, एक चीज़ की समरी पेश करनी है, और उस समरी के लिए आपने वन लाइनर, ये बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसमें वन लाइनर आपने हर चीज़ ऐड करनी होती है। सबसे पहले वन लाइनर आपने इसका
बैकग्राउंड ऐड करना है कि क्या क्या चीज़ें इससे पहले एक वन लाइनर में ही, ताकि आप बेस बना लें। ये वन लाइनर सारी चीज़ें होती हैं। वन लाइनर यूजली जो होता है ये कोई राउंड अबाउट 5 से 6 लाइनों का होता है, और उसके अंदर आपने हर चीज़ का समरी के अंदर बेसिकली बैकग्राउंड आ जाएगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आ जाएगी, वन लाइनर, अगेन वन लाइनर। यही तो खूबसूरती है कि आपने इसको भी वन लाइनर बनाना है। उसके बाद आप उसको बता देंगे कि मैं कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कौन कौन सी इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या उनका जो भी आप मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा या जो भी इसमें आप यूज़ करेंगे तो वो उसकी आ जाएगी। उसके बाद आप जल्दी से ये बताएंगे कि मैंने किस चीज़ पे रिजल्ट पे आऊँगा। ठीक है, रिजल्ट को आपने क्वांटिफाई नहीं करना, क्वांटिफाई नहीं करना। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप क्वालिटेटिव तरीके से बात को बता दें, क्वालिटेटिव एनालिसिस दे दें। यानी कि आप बताएंगे, फर्स्ट करें मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कहते हैं जी मेरे पास मैंने ये इस टेक्निक को दूसरी टेक्निक से अच्छा समझा। आप ये बात करेंगे कि बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वी कंक्लूडेड दैट कि ये हमारा अनलेस एंड अनटिल क्वांटिफाई सिर्फ एक सूरत में किया जा सकता है। अगर आप किसी सिस्टम की एफिशिएंसी को डिस्कस कर रहे हैं तो आप एफिशिएंसी को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो नोबल होगा, नोबल रिसर्च होगी कि आप बताएंगे कि भी मेरी एफिशिएंसी ये आती है और ये पहले किसी ने नहीं निकाली। अदरवाइज अगर आपकी नोबल नहीं होती, इन केस अगर आपकी ये वाली जो नोवेलिटी है ये कंक्लूड नहीं करती, तब आपको उसको वैलिडेट करना पड़ेगा विद सम प्रीवियस डाटा, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। और ये आप कैसे वैलिडेट करेंगे, या आप वैलिडेशन के लिए क्या करेंगे, आप वैलिडेशन के लिए आपके पास एक पूरे का पूरी डाटा सेट होगा, डाटा शीट्स होंगी, वहां से वैलिडेट करेंगे। इसमें सबसे पहली ऑप्शन वैलिडेशन ऑफ डाटा की है कि आपके पास या तो कोई पेपर्स वगैरह पड़े हुए हों, वहां से आप वैलिडेट करेंगे, या तो आपके पास बुक्स पड़े हुई हों, वहां से आप वैलिडेट करेंगे, या आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा पड़ा हुआ हो, वहां से वेरीफाई करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा पड़ा होगा वहां से वेरीफाई करेंगे। और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल डाटा के अलावा आप कहाँ से वेरीफाई करेंगे, आप जो हमारे जिस तरह अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो उसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड शीट्स होती हैं, जैसे कि ASTM स्टैंडर्ड्स होते हैं या इस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि मटेरियल्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो स्टैंडर्ड शीट्स होंगी, उससे आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपकी चीज़ जो है वो ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें आपकी वैलिडेशन ऑफ डाटा के लिए मौजूद हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हम रिजल्ट्स में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड शीट्स होती हैं जो, या दूसरे लफ्जों में स्पेसिफिकेशन टेबल्स जो होते हैं, उधर से भी आप कोई सेंसस वगैरह है उसकी कोई आपने वेरीफाई करना है कि ये इसका भी यही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकेशन टेबल्स या डाटा टेबल्स भी जिनको कहते हैं, ये भी आप इधर से भी वेरीफाई। तो देयर आर मेनी मल्टीपल मेथड्स इन विच यू कैन वैलिडेट योर रिजल्ट्स। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो होती है वो एफिशिएंसी यूज जो होती है वो होती है जी हमारे पास इनपुट और आउटपुट इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 ये हमारे पास जो है ना वो एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। ये अब डिपेंड करता है कि और बहुत सारे और भी होते हैं जिसमें ये सिर्फ इनपुट आउटपुट होता, तो इनपुट आउटपुट है, लेकिन वो पूरी ऊपर भी एक न्यूमरेटर में पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है, नीचे भी एक पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे हमारे पास जब एंड पे आपने उसी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ना कंक्लूजन भी देना है कि मैंने जो चेक किया मेरे ये आंसर्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है वो ये कहलाता है कि ये चीज़ उससे अच्छी है। ठीक है, तो क्वांटिफाई एक चीज़ में हो सकती है अगर आपको एफिशिएंसी वगैरह किसी की बताना चाह रहे हो। ठीक है, वरना यूजली जब रिजल्ट्स एंड सिमुलेशन का पोर्शन आपके बाकी बाद में आएगा ना डिटेल में, तो आप उसमें फिर बड़ी डिटेल में हर चीज़ निकालते हैं। ठीक है, डालते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज़ ऐड करते हैं जी, इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज़ ऐड करते हैं? इंट्रोडक्शन में बेटा आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, आपने अब डिटेल्ड डिस्कशन करनी है, अबाउट द बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो वो उस डिटेल डिस्कशन के लिए आपके पास, मैं आपको बल्कि यहाँ से चले मैं कोई आई होप सो कि पेपर भी हो ना, तो मैं वहाँ से खोल लेता हूँ ताकि आपको वहाँ से थोड़ा आइडिया होता है इंट्रोडक्शन वगैरह पोर्शन। यहाँ से हमारे पास जो पेपर है, यहाँ से हम थोड़ा सा
इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये पेपर इंट्रोडक्शन। देखिए इसमें ये जो पेपर है ये हमारे पास रोबोटिक्स का पेपर है, लेकिन इसमें देखिए हमने सबसे पहले उनकी रोबोटिक्स की बेस में गए और उस पर हमने पहले देख लिया कि क्या ही हमारे पास इसका बैकग्राउंड है। ये बड़ी डिटेल डिस्कशन इसमें देखें, इधर इसने की हुई है, अगर आप नोट करें कि ये मैनिपुलेटर आर सब पार्ट ऑफ रोबोट, और ये ड्राइव्स को चलाने के लिए होती है। मतलब वो वाली बातें करनी है कि जो एक मैकेनिज्म, अगर इसको मैकेनिकल के हवाले से देखा जाए तो आप कोई भी अगर कोई सिस्टम को टच करना चाह रहे हैं तो उस सिस्टम के सब पार्ट्स जो होते हैं ना, सब पार्ट्स, उसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन कौन से, जैसे कि मोटर्स हो गई, जैसे कि हमारे पास एक्चुएटर्स हो गए, जैसे कि हमारे पास सेंसर्स हो गए। तो आप ये बताएंगे कि ये जो है इसमें, लेकिन ये कोशिश करें एक आध पैराग्राफ जो है वो इसके ऊपर वाइंड अप कर दें बैकग्राउंड, और इसमें ये भी हो कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये प्रिंसिपल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वो भी इसके अंदर आपने जो है वो डाल देना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये इसमें आपने वाइंड अप कर देना। उसके बाद है लिटरेचर सर्वे। ठीक है, लिटरेचर सर्वे में आपने लोगों की कंट्रीब्यूशंस को ऐड करना है, लोगों के कंट्रीब्यूशंस को ऐड करना है, और उस कंट्रीब्यूशंस में आपके पास जो है वो जर्नल्स भी हो सकते हैं, और उसमें आपके पास कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, और उसमें आपके पास टेबल्स भी हो सकते हैं, और उसमें चैप्टर्स भी हो सकते हैं, बुक चैप्टर्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसमें आपके पास रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, लोगों की थीसिस रिपोर्ट्स कह लें, या जो भी उन्होंने रिपोर्ट्स के बारे में बताई हुई हैं, इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स या रिव्यू पेपर्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि लोग लिखेंगे और आप वहाँ से उनकी कंट्रीब्यूशंस को उठाएंगे। तो ये लेटेस्ट सर्वे का कुछ पार्ट है जो कि हम कवर करेंगे अपने लेटेस्ट सर्वे के पोर्शन में। ठीक है, तो इसमें रेफरेंसेस ऐड, सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस जो होते हैं वो इस सेक्शन में ऐड होते हैं। जैसे कि ये आपको अगर खोल के दिखाऊं तो ये हमारे पास ये लिटरेचर का जो पोर्शन है, इसमें हमारे पास रेफरेंसेस देखने वाली ये रेफरेंस लगे। इसमें स्टाइल डिफरेंट है, ये IEEE स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। ये दिया हुआ है 2 to 12 11 199 लोगों के सारे काम हैं वो उसने बताए हुए हैं, और वो काम जो होंगे वो आपकी चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। वो स्पेसिफिक पहले आपने क्या करना है शुरू में कि थोड़ी सी रैंडम सर्च के बारे में बता देना है कि लोगों की इस टॉपिक के ऊपर रैंडम सर्च जो है वो पहले डिस्कस कर लेनी है। फिर उसके बाद यू विल स्लोली मूव इनटू टू योर ओन रिसर्च। आपकी जो अपनी रिसर्च होने लगी है उसकी कंट्रीब्यूशन लोगों की जो है वो फाइनली आप उसके ऊपर आएंगे। तो ये पोर्शन जो है वो आपने डिवाइड कर देना। एट द एंड ऑफ लिटरेचर सर्वे आप अपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की तरफ मूव करेंगे कि ये हमारे पास इसमें हमने चीज़ें देखनी है कि हमारे पास इसमें स्कोप ऑफ द वर्क और इसकी जो है वो प्रॉब्लम ओरिजिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपने उसके अंदर गैप तलाश कर लिया है, उसके अंदर आपने गैप निकाल लिया है किसके बीच में, रिसर्च के लिए आपने रिसर्च गैप निकाल लिया। और रिसर्च गैप जो होता है ना वो होता है कॉन्टीन्यूस स्टडी से। आप कॉन्टीन्यूस स्टडी करते रहते हैं और आप अपने जो भी रिजल्ट्स वगैरह जो पहले आए हैं उनको सबको, वो वाले रिजल्ट्स जो आपने पेपर्स के अंदर लोगों की कंट्रीब्यूशंस के देखे हैं तो जो आप वो सारे चेक करते रहते हैं, और जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो जाती है तब आप एक बेंचमार्क पेपर क्रिएट करते हैं। बेंचमार्क पेपर, तो बेंचमार्क पेपर जो है वो आपके लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको एक ऐसा पेपर मिल जाता है या आपके पास एक ऐसी पब्लिकेशन मिल जाती है जो कि मोस्ट रेलिवेंट है टू योर रिसर्च वर्क। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। लोग यूजुअली बेंचमार्क पेपर से ही अपने काम को आगे चलाते हैं। बेंचमार्क पेपर को सबसे पहले आपने रीड आउट कर लेना है। सबसे पहले आपने उसको रीड आउट कर लेना है। फर्स्ट टाइम करेंगे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, 2 to 3 टाइम जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इस टॉपिक के बारे में थोरो जो है ना वो इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डिटेल से इसको करेंगे। ठीक है, इस पेपर को जो आपने इसको बेंचमार्क बनाया, एक देखिए बहुत सारे पेपर आप पढ़ेंगे लेकिन उसमें से एक पेपर मोस्ट रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो आप उसको अपने पास साइड पर रख लेंगे और आप उसको मोस्ट उसके थोरो इन्फॉर्मेशन जो है ना उससे कलेक्ट करेंगे उसी के अंदर से। तो उसके अंदर जो रेफरेंसेस होंगे उसको आप उसके अंदर उसमें भी जाएं क्योंकि वो मोस्ट रेलेवेंट होंगे,
और उसको पढ़ने का तरीका ये है कि अगर आपको रेलिवेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें और आप कंक्लूजन पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेपर आपसे रिलेट है कि नहीं है। अगर रिलेट होगा तो आप उसको पूरा पढ़ लें, अगर रिलेट नहीं है तो फिर आप उसको स्किप करके फिर आप किसी और उस पर जाएं। ठीक होगी बात? अच्छा, उसके बाद जब ये बेंच पेपर कर लेंगे, पहले रीड कर लें उस टॉपिक को, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लें उसके बारे में। तो ये वन टाइमर नहीं होता बेंच मार्क पेपर, यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं, वो तो आपने इतनी आसानी से आपको समझ आएंगी भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रीवियस जितनी भी आपको स्टडी है लीनियर अलजबरा की, वो डिस्कस करनी पड़ेगी। और उसके अलावा कैलकुलस की इंफॉर्मेशन वो भी देखनी पड़ेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आ जाती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आ जाती हैं, ये आपको सारी जो है वो स्टडी देखनी पड़ेगी। प्लस इसमें मैट्रिसेस भी की भी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। मैट्रिसेस जो होते हैं उनके रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस में आनी चाहिए। तो जब आपका बेंचमार्क पेपर रेडी हो जाएगा मैथमेटिकल इक्वेशन से, फिर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से गुजरेंगे थॉरोली, और उसको आप क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पेपर को इम्प्लीमेंट करना जो कि बेंचमार्क पेपर है, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक बेंचमार्क पेपर को आप पूरे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर आप जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तब आपका क्लियर एक वे बन जाएगा इन ऑर्डर टू गो थ्रू द होल रिसर्च। अब आपका क्लियर वे हो जाएगा जब आप इम्प्लीमेंट पेपर कर लेंगे। तब इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन खुद सॉल्व करें, उसकी मॉडलिंग खुद करें, जो वो स्टैटिक या डायनेमिक बिहेवियर्स दिखा रहा है, स्टैटिक या डायनेमिक इक्वेशंस क्रिएट कर रहा है। मैं मैकेनिकल के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैकेनिकल की रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें स्टैटिक और डायनामिक्स आप जो है, या मैकेनिक्स और मटेरियल जो है वो स्टडी जब आप इसमें देख रहे हैं, शुरू में जब कुछ असम्पशंस भी करेंगे, इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस भी लेंगे कुछ अपने मैकेनिज्म्स के लिए, तो ये मॉडलिंग जो है इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपने खुद करनी है, वो उसने करी भी होगी, लेकिन आप खुद ऑन द पीस ऑफ पेपर कोशिश करें कि ऑन द पीस ऑफ पेपर आप करें। और इसको सिर्फ रीड करने से आपको पता नहीं चलेगा। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यही होता है कि आप उसको खुद सॉल्व करें, आप उसको खुद एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें, और उसके मुताबिक पहले उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बना लें। उसके बाद अगर उसने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसने कोई एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं, या उसने कोई एक्सेल फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं, या उसने मैटलैब यूज़ की हुई है, या उसने ओरिजिन प्रो यूज़ किया हुआ है, कुछ भी इस तरह की सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो वो जो है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अगर उसने कुछ किया हुआ है, तो आप जो है वो उसको एज इट इज जैसे उसने किया वैसे करेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए यूजली टूल्स होते हैं, और हमारे पास जो एनालिसिस के टूल्स हैं वो भी आपको आने चाहिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास एनसिस टूल हो गया, जैसे कि हमारे पास अबेकस हो गया, ठीक है, और इस तरह के कॉमसोल हो गया, ठीक है। ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन भी थोरोली, या इसको भी एग्जीक्यूट करना है, जो जो उसने इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस ले रहा है किसी भी एक स्ट्रक्चर की, या किसी भी कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की, तो वो आपने उसके अंदर देखना है, लाजमी देखना है, ठीक है। तो आपको देखें इसके अंदर अगर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स की बात का जिक्र किया जाए, तो मैकेनिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके स्टैटिक और डायनामिक्स और ये सारे जो हैं, ये आपको इसकी थोरोली स्टडी आनी चाहिए, बिकॉज हर मैकेनिज्म जब आप इसमें मैकेनिकल का बना रहे होंगे, तो ये बेसिक स्टडी जो है वो आपके पास आएगी। आगे चलेंगे तो आप अगर थर्मो से रिलेटेड है, तो आप थर्मोडायनामिक्स 1 2 ये जो है जितने भी इंजन से रिलेटेड या किसी हीट एक्सचेंजर्स वगैरह से रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी आइडिया आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आईसी इंजन या इवन के आपके पास पावर प्लांट्स वगैरह भी होते हैं, अगर आप एनर्जी वाली साइड पे जाना चाहते हैं, ठीक है, या रिन्यूएबल एनर्जी वाली साइड पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन प्लस दूसरी थ्योरी ऑफ मशीन का भी आपके पास आइडिया होना चाहिए, ताकि आप डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट लिंकेजेस हैं, लिंक्स हैं, जो आप रिजिड लिंक्स बना लें, या प्लास्टिक की थ्योरी में जाना चाहते हैं, तो प्लास्टिक पे जो आपके लिंक्स हैं, या एल्यूमिनियम आप लिंक्स बनाते हैं मटेरियल सिलेक्शन के बाद, तो वो भी उसकी भी कम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और वो सारी चीज़ें एक्सेट्रा जो आपने अपनी बैचलर्स लाइफ में स्टडी की हैं। इसके बाद वाइब्रेशन एनालिसिस का भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल रिलेटेड है, तो वाइब्रेशन भी समटाइम्स इसका एनालिसिस करना पड़ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेकर
और एंड तक आपकी एक्चुएशन तक, या आप इसमें चेक करते हैं कि आपके क्या वाइब्रेशन आ रहे हैं, जिसमें फिर फर्दर आगे जाके कंट्रोल सिस्टम्स भी आ जाती है, ठीक है, और FEA भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एडवांस सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आपको फिर ऑब्वियसली पेपर भी, जो आप बेंचमार्क पेपर बनाएंगे, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सब चीज़ आपकी घूमेगी उधर बेंचमार्क पेपर। जितना अच्छा आप इम्प्लीमेंट करते हैं उतना अच्छा आप जो है इस रिसर्च स्टडी में मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसके बेंचमार्क सेलेक्ट किए बगैर it is very difficult to move on with a limited knowledge, because आपके पास ना एक formulated knowledge नहीं होता उस टॉपिक के बारे में कि उसका मैंने किस किस स्टेप्स के थ्रू आगे मूव करना। तो बेंचमार्क पेपर बहुत ज़रूरी है, और बेंचमार्क पेपर की सिलेक्शन जो है वो आपके अपने रिसर्च इंटरेस्ट से लीड करेगा, ठीक है, रिसर्च इंटरेस्ट से लीड करेगा। और रिसर्च इंटरेस्ट से लीड करने के साथ साथ वो आपको स्ट्रीम वाइज देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी क्या कौन सी स्ट्रीम्स ऑफर कर रही है, क्योंकि कौन से प्रोफेसर जो हैं वो इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट्स अ चेन मैकेनिज्म जो आपको स्लोली एंड स्लोली यू विल गेट यूज टू इट, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, रिसर्च इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। अगर आप इससे थोड़े से कट डाउन होते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट अगेन विद स्क्रैच, आपको फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको लेटेस्ट सर्वे के बारे में सारा आइडिया दे रहा था। मेथोडोलॉजी में आप क्या करेंगे जी, मेथोडोलॉजी में अब आपके पास जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, अब आप उसको जोड़ेंगे विद योर मैकेनिज्म, जो आप प्रपोज मैकेनिज्म करना चाह रहे हैं, जो आपका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। क्योंकि जब आपका रिसर्च गैप बन जाएगा तो आप एक मैकेनिज्म भी प्रपोज करेंगे कि मैं अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जी मैं ये गियर मैकेनिज्म था, और गियर मैकेनिज्म को अब मैं रिप्लेस कर लूंगा कोई और मैकेनिज्म। फर्ज करो मैं कहता हूँ जी मैं चेन मैकेनिज्म से इसको करना चाह रहा हूँ, या रोप मैकेनिज्म से अपनी पावर को ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप जब आपकी इस तरह की प्रपोजल्स आ जाएंगी उस चीज से रिलेटेड, क्योंकि आपको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई हो चुका होगा। तो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई होता है बेटा, ये देख लें, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने का, इसको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको बताया ना। अब कंटिन्यूस पढ़ेंगे, कंटिन्यूस रीड आउट करेंगे तो ही आपके पास जो है ना इसका रिसर्च गैप बनेगा, और ऑब्वियसली विद कंसल्टेशन ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रपोज मैकेनिज्म हो जाएगा सबसे पहले। तो आप इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे कि भाई मैं कहता हूँ कि मेरी ये ड्राइंग है। अब वो ड्राइंग 2D भी हो सकती है, वो ड्राइंग 3D भी हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आपने उसकी ड्राइंग कैसे बनानी है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई और कहीं से मैकेनिज्म उठा लेते हैं, तो उस मैकेनिज्म का भी आप जो है वो उस मैकेनिज्म की आपकी कोई पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन होती है, आप वो भी अटैच करते हैं साथ, ठीक है। क्योंकि आपने उसको रेफरेंस लेके ना आगे चलना होता है। पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन होती है, या कोई डायग्रामेटिक, उसका कोई डायग्रामेटिक जो है ना उसकी लेबलिंग वगैरह हुई भी होती है, तो वो आप वो वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे है, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि आप एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स पे भी तो रिसर्च कर सकते हैं ना। इसके लिए ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप हर वक्त वही ड्राइंग क्रिएट करते रहेंगे, तो ड्राइंग आप वही उठा लेंगे, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप साथ साथ रेफरेंसेस देते हैं, जो भी आप चीज़ उठाएंगे वो रेफरेंस देंगे। आपकी जो अपनी चीज़ होगी उसके लिए नहीं देंगे, बाकी जो उठाएंगे वो देंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स आपने बहुत डिटेल से सॉल्व करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने बहुत डिटेल से सॉल्व करनी है। वही मैंने आपको बताया कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रही। देखें जी, मैंने मैकेनिज्म लिया और इसके मैंने तस्वीर लगा ली, और उसके बाद फिर मैंने इसके, हाँ, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट होता है देखना कि आप जो है वो कंस्ट्रेंट भी साथ ऐड कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट हर मैकेनिज्म के होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, या फिर उसकी मोशन के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो मोशन के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। तो ये दोनों अगर उसके कोई कंस्ट्रेंट्स हैं पहले स्टडी में, वही मैं तो आपको दोबारा मेंशन करने पड़ेंगे, या अगर आपने कोई और अपनी तरफ से कंस्ट्रेंट्स ले रहे हैं, इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस ले रहे हैं, तो वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एक और आ जाती है। उसके बाद ये है कि मेथोडोलॉजी के अंदर ना आपने ब्लॉक डायग्राम से जो है ना इलस्ट्रेशन करनी है, जो कि रीडर के लिए आसान हो। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है कि मेरा जो थीसिस वर्कआउट है वो कैसे चलेगा, या आपका प्रोजेक्ट जो है वो कैसे चलेगा। जैसे मैंने बताया कि देखिए मैं फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, फिर मैंने बताया फॉर्मुलेशन ऑफ उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, उसके बाद फिर एल्गोरिदम उस पर लगाया, फिर इस तरह करके। तो मेथोडोलॉजी जो है ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जैसे देखिए मैंने फिर पूरी की पूरी मैथ सॉल्व की है, ठीक है, और पूरी मैथ सॉल्व करने के बाद
एक डिटेल मैथ्स है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने फाइनली मूव किया। तो मैथडोलॉजी में मैथ्स आ जाएगी, ब्लॉक डायग्राम्स आ जाएंगी कि आपने अब अपनी रिसर्च को किस तरह लेके चलना है। उसके बाद आ जाते हैं रिजल्ट्स, ठीक है जी। अब रिजल्ट्स में अच्छा हाँ, एक और चीज़ है मैथडोलॉजी में। मैथडोलॉजी में ना एक और चीज़ होती है कि अगर फर्ज करें आपके पास डाटा आ गया है, तो डाटे के अंदर आपके अगर फर्ज करें बहुत रैंडम डाटा है, तो उसके अंदर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स भी यूज करते हैं, प्लस उसके अंदर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की भी टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का आप जो एनालिसिस करते हैं वो आपका भी कंप्लीट इसके अंदर आता है। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं बेटा, गॉज उसकी गॉजियन है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं, वो अगर आप उसमें करेंगे तो उसके बाद जो है ना ये सारा आपके जो डाटा, अच्छा डाटा कलेक्शन की भी टाइप्स होती हैं, ये है ना हमारे पास डाटा के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, डाटा कलेक्शन की भी टाइप्स होती हैं। अब डाटा कलेक्शन जो होता है वो हमारे पास सर्वे से होता है, आप सर्वे भी करवा सकते हैं, आपके पास ऐसा डाटा जो क्वालिटेटिव है तो आप उसमें सर्वे करवा सकते हैं लोगों से, ठीक है। प्लस डाटा आपका ये होगा कि आपने कोई एक्सपेरिमेंटल उठा लिया कहीं से इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो वो भी आपका डाटा हो सकता है। तो डाटा भी मेथोडोलॉजी में आता है, सारा डाटा को इलिस्ट्रेट करना है कि भाई मैंने किस किस चीज़ों के तहत ये ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स। अच्छा, इन केस मैथडोलॉजी के अंदर कोई आप एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप एल्गोरिदम्स वगैरह भी यूज कर रहे हो, तो एल्गोरिदम्स तो मोस्ट है जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्टडी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई डाटा जो आ जाएगा, डाटे के ऊपर आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की टेक्निक लगेगी, जिसमें आपके पास बहुत सारे ओपन मेथड्स होते हैं अपने एक रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए या सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, क्लोज मेथड्स होते हैं या ब्रैकेटिंग मेथड्स भी कहलाते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है उसको कहते हैं कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग के भी मुख्तलिफ आपके पास तरीक़ेकार होता है, कर्व फिटिंग का भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है, जैसे कि आपके पास इंटरपोलेशन मेथड्स होते हैं, वो कर्व फिटिंग में आ जाते हैं, जिसमें लीनियर इंटरपोलेशन आ जाता है और उसके बाद सर्कुलर इंटरपोलेशन आ जाता है। तो ये भी कर्व फिटिंग के टाइप्स होते हैं। कर्व फिटिंग में आपके पास इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रैंडम डाटा होता है तो आप उसमें एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं जो कि एक बेस्ट सूटेड हो फॉर ऑल द पॉइंट्स, जो कि रैंडम पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप की डाटे के लिए एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्लस आजकल इंपॉर्टेंट जो है, जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है, वो ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स जो हैं ये मैकेनिकल में आजकल रिसर्च जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, और इस ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स के अंदर बहुत डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। कुछ जो होती हैं जो कि इंटेलिजेंट बेस्ड होती हैं, या फिर दूसरे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं जिसमें आप फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग भी करते हैं, प्रेडिक्शंस भी करते हैं, ये भी इसमें आ जाती हैं, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, ANNs और प्लस एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स, और ये सारे एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम जिसके अंदर पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन जिसके अंदर आंट क्लोनिंग ऑप्टिमाइजेशन, और इस तरह के बहुत सारे रैंडम जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ना आपको किस में बताई जाएंगी, ये आपको बताई जाएंगी अपना मेथडोलॉजी के अंदर, ठीक है। रिजल्ट्स का पोर्शन मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, अब आएगा रिजल्ट्स का पोर्शन, ठीक है। अब आपके पास जी फाइनली रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे मैटलैब वगैरह पे, जो भी आप करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल होंगे, जैसे भी होगा। तो उसको अब आपने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द थिंग्स, कोई ना कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा मैकेनिज्म का, जिसमें आप उसको चेक करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेशन होगी, या कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो कि आप करना होगा किसके साथ, डाटा के साथ। तो क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो सकते हैं जी। वो कहते हैं कि जी हमारा अगर एफिशिएंसी इतने पे आए तो हमारी एल्गोरिदम रुक जाए, ठीक है, या हमारे हमारे जो सिमुलेशंस हैं वो रुक जाए, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो सारे इस टाइप के आते हैं, जिसके अंदर आप अपने सारी जो आपके जो चीज़ें ऊपर आपने की हैं उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ग्राफ्स भी बन रहे होंगे, और आपके पास 2D 3D ग्राफ्स भी बन रहे होंगे, और आपके पास फ्लो चार्ट्स भी बन रहे होंगे, किसके जी वो प्रोसेस के भी कैसे कैसे वो आपने उसको मैकेनिज्म को बनाया, या कैसे कैसे आपने जो है ना अपनी एनर्जी को वन पॉइंट से टू अनदर पॉइंट आपने उसको लेके गए हैं, तो ये सारे आपके बन रहे होंगे। तो जिसके अंदर ग्राफ्स के अंदर आपके वो हिस्टोग्राम्स भी होते हैं, और डिफरेंट बार चार्ट्स वगैरह होते हैं, या आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप रिजल्ट्स में शो करेंगे ताकि आपका एनालिसिस तैयार हो सके। तो रिजल्ट्स में आपके एनसिस का भी रिजल्ट आ सकता है, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रेन या स्ट्रेस एनालिसिस हो सकता है, ठीक है, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर जाएगा। मैकेनिकल के ज़्यादातर यही होते हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखना होता है कि उनका सिस्टम कहीं अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव तो नहीं कर रहा, वो भी आप देख लेते हैं। तो ये सारे हमें आप चीज़ें रिसर्च इसमें रिजल्ट्स में डालेंगे।
उसके बाद आता है कंक्लूजन। ठीक है जी, कंक्लूजन में अब आप क्या चीज ऐड करेंगे? कंक्लूजन में होगा कि आपने सारी चीजें निकाल ली, अब आप इसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस डाटा के साथ, और आप बताएंगे कि इसका इन्वायरमेंटल पे क्या इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल पे क्या इफेक्ट है, इंजीनियर्स पे क्या इफेक्ट है, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, और उसके बाद इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं जो आपने मैकेनिज्म यूज किया है। वो डिपेंड करता है एडवांटेज उसके, हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुएशन हो, एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ एक्चुएशन हो, और सेफ्टी के फीचर्स आप बता सकते हैं कि इसमें सेफ्टी का मैकेनिज्म कितना अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें कॉस्ट की एलेबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि कॉस्ट ये चीप है, एक्सपेंसिव है, क्या है, लेकिन उसके लिए आपको पहले रिजल्ट्स वाले पोर्शन के अंदर वो कॉस्ट का भी डाटा का भी एनालिसिस थोड़ा सा देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें बता दें तो उसके बाद फिर आप फ्यूचर वर्क्स थोड़े से डिस्कस करेंगे। मैं फ्यूचर वर्क्स को छोड़ के जा रहा हूँ, और वो फ्यूचर वर्क्स भी आपको लिटरेचर सर्वे से पता चल जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि मैं जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको खुद ही डिमेंशंस खुलती जाती हैं, तो आपको पता चलेगा यार ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता, चलो मैं ये फ्यूचर वर्क्स के लिए ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो है ना आपकी रिसर्च से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, ताकि अब आई एम होपफुल कि अब थोड़ा सा चलना शुरू कर देखें। सबसे पहली चीज इनिशिएटिव ये है कि आपको जो है ना वो स्टार्टअप लेना पड़ेगा। ठीक है, इस रिसर्च फील्ड के अंदर तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, स्टीम पर डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो ऑब्वियसली सुपरवाइजर सेलेक्ट करने के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब फ्यूचर वर्क्स में अंदर कोशिश करें कि ऐसी चीज ना हो जिसका कोई डेड एंड हो। डेड एंड मतलब ये है कि आगे कोई उसकी आगे कोई उसका वो ही ना हो, मतलब कि आगे कोई उसका पर्सपेक्टिव ही ना हो। ठीक है, उसके कोई ना कोई स्कोप आगे होना चाहिए उस फ्यूचर वर्क्स का, ताकि वो इसमें आगे कोई जो है ना वो आप आगे एक्सप्लेन कर सकें या लोग आगे उसको कंटिन्यू कर सकें। तो कोशिश करेंगे ये भी 2 से 3 पैराग्राफ्स हो, ताकि उसका बड़ा फर्क पड़ जाता है। एंड पे एक्नॉलेजमेंट्स आ जाते हैं कि भाई आप बताते हैं कि जी मैं मुझे किस किस ने मेरे हेल्प की, मेरे सुपरवाइजर्स ने हेल्प की, मेरे टीचर्स ने हेल्प की, मेरे रिसोर्सेज थे, मेरे रिसोर्सेज ने हेल्प की, मुझे फंडिंग मिली, मुझे यूनिवर्सिटी ने फंडिंग किया, मुझे यूनिवर्सिटी के माहौल ने फ़ायदा दिया, मुझे 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 आपने कोलेब्रेशन की कोई और रिसर्च सेंटर से, तो वहाँ से आप उसकी एक्नॉलेजमेंट्स लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो भी आप अपने रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो ऑथर्स हैं या जो भी है वो आप एक्सप्लेन करेगा कि मैं आपस में हमारे कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसमें ये ज़रूरी होता है मेंशन करना कि जो ये ना हो ना कि आप एक बंदे की काम हो और दूसरा बंदा उसको छाप रहा हो, तो ये एथिकली नहीं होता। अच्छा, तो ठीक है, तो इसको एथिक्स स्टेटमेंट भी कहते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। या आपने किसी दूसरे का डाटा उठा लिया, या किसी दूसरे ने आपको अलाउ ही नहीं किया कि ये पेपर छापे तो आप वो छाप रहे हैं, या किसी और ने इस चीज़ पे काम करना था और आपने वो उठा लिया, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें वो बताते हैं कि हमारे पास इस बंदे किसी बंदे का भी कोई आपस में इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा इस पेपर के लिए या इस पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाद इसमें आ जाता है कंट्रीब्यूशंस। अब हर ऑथर की कंट्रीब्यूशंस भी आती हैं। ठीक है, ये आते हैं नीचे, जब आप पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं फिर नीचे की चीजें मैं बता रहा हूँ। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईच इंडिविजुअल, जो भी इसका जितने भी ऑथर्स हैं वो सारे उसे अपने बताएंगे कि मैंने इसमें रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प की, मैंने इसमें फॉर्मुलेशन में हेल्प की, मैंने मैकेनिज्म सारा क्रिएट किया, मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट किया, जो भी है ये आप सारे कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद कुछ जर्नल्स होते हैं वो पर्सनल प्रोफाइल्स भी मांग लेते हैं हर उसकी ऑथर की, कि कहाँ कहाँ उसका कौन सा काम है और उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो भी कुछ ऑथर्स मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो ये बाकी कुछ फिर डिक्लेरेशन आ जाता है, समटाइम्स डिक्लेरेशन भी होती है कि ये मेरा जो है ना प्योर सोली मेरा अपना काम है, और इसमें कोई और लोग, या मैं प्योर सोली हमारा औसम तमाम ऑथर से काम है, और इसमें कोई और जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये जो स्टडी है ये मैंने खुद की, हमारे 4-5 ऑथर्स ने खुद किया है, और ये हमारी स्टडी है। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने, ये प्लेजरिज्म बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि आपने कहीं किसी और का जो है ना सारा डाटा कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया, तो ये उसके लिए है। या आपने किसी और का आइडिया तो नहीं उठा लिया, तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर रेफरेंसेज एंड पे आ जाते हैं, रेफरेंसेज एंड पे आते हैं, और उसमें फिर आपको पता है मेडले मैंने आपको पिछली दफ़ा सिखाया था वो, और IEEE और मुख्तलिफ जो भी उस जर्नल का फॉर्मेट होगा
वो उसके मुताबिक आप यूज़ कर लेंगे। तो ये है जी थोड़ी सी स्टडी जो मैंने आपको बताई है अबाउट कि कैसे कैसे जो है आप अपना अपनी स्टडी को फॉर्मुलेट करेंगे और उसको स्ट्रीम किसी सीधी तरफ लेके आएंगे। तो देखिए स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बगैर आपका कोई वो नहीं है कि आप रिसर्च कंटिन्यू कर सकें। ये फ्लो चार्ट्स वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाने पड़ते हैं। और उसमें जो फिगर होती है ना, फिगर के नीचे जो है ना आप यूजली कैप्शंस देते हैं, और जो टेबल होता है ना, टेबल आपको टेबल दिखा देता हूँ। और टेबल जो होता है, और ये हर इक्वेशन की भी कैप्शन होती है, और जो टेबल होता है उसके हमेशा ऊपर आया करती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये है अब हमारे पास सारा। और कोई चीज़ आप पूछना चाहें? फंडिंग भी होती है, फंडिंग बताते हैं कौन कौन फंड कर रहा है आपको। कंपीटिंग इंटरेस्ट कहते हैं, या फिर मैंने इधर लिखा था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक ही बात है। ओके जी, तो ये है हमारे पास some knowledge about research methodology. Okay ji, this is all for now. Thank you for listening.